नमस्कार, कैसे हो आप लोग और क्या हाल-चाल और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट करके ज़रूर बताना। आज का हमारा चैप्टर है क्लास 12th बायोलॉजी का बहुत ही अच्छा चैप्टर वंशागति एवं विविधता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। लिख देता हूं, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। ये चैप्टर 5 है 12th बायोलॉजी। थंबनेल वगैरह देख करके आपको पता चल ही गया होगा। इस चैप्टर को हम बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे, ठीक है। क्या आप जानते हैं, डू यू नो व्हाट टू रीड इन दिस चैप्टर? क्या आप जानते हैं आप इस चैप्टर के अंदर क्या क्या पढ़ने वाले हैं? सबसे पहले हम इस चीज़ को जान लेते हैं, ठीक है। इस चीज़ में हम मेंडल के नियम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? इस तरफ लिख देता हूं मैं। इधर पढ़ेंगे हम मेंडल के नियम। मेंडल के तीन नियम हैं, प्रभाविता, पृथक्करण और अप्रभाविता, ठीक है। मेंडल ने दो प्रयोग किए थे, एक जीनी वंशागति का प्रयोग और था दो जीन वंशागति का प्रयोग, ठीक है। यानी कि एक जीन की वंशागति और दो जीन की वंशागति। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लिंग निर्धारण, ठीक है। इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग उत्परिवर्तन, ठीक है। लिंग निर्धारण यानी कि सेक्स डिटर्मिनेशन, लड़का या लड़की कब कैसे पैदा होता है। और फिर लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे आनुवांशिक विकार। तो ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, यूजफुल और बिल्कुल मस्त होने वाला है, ठीक है। बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। वंशागति एवं विविधता, सबसे पहले हम समझते हैं वंशागति को, ठीक है। जो वंशागति है वो क्या होती है, और वेरिएशन जिसको बोलते हैं हम विविधता, ये क्या होती है। वंशागति क्या होती है? यानी कि लक्षणों का, जनक से लक्षणों का संतान में पहुंचना, है ना। क्या होती है कि जनक से लक्षणों का, कौन से लक्षण? तो वो है आनुवांशिक लक्षण। जनक से आनुवांशिक लक्षणों का संतान में पहुंचना ही वंशागति कहलाती है। जैसे जनक से लक्षण क्या मिले? जैसे जनक से लक्षण मिले, मेरी नाक इतनी होगी, है ना, मैं थोड़ा सा ठीक ठाक दिखूंगा, मैं थोड़ा सा गोरा दिखूंगा, है ना, मेरा हाथ ऐसा रहेगा, मेरी लंबाई ऐसी, मेरे बाल ऐसे रहेंगे, ऐसे बिल्कुल, है ना, और मेरी आंखों का कलर देखो ऐसा रहेगा। और भी जो आनुवांशिक लक्षण मेरे को मिले, ठीक है, मेरी त्वचा का रंग कैसा होगा, मेरे बालों का कलर कैसा होगा, ये सभी चीजें आनुवांशिक हैं, ठीक है। ये जो आनुवांशिक चीजें मुझे मिली वो है वंशागति। और ये चीजें जो आनुवांशिक लक्षण होते हैं ये वंशागत होते हैं, है ना। जैसे आपके जो लक्षण मिले हैं आनुवांशिक लक्षण, ठीक है, तो ये वंशागत हैं, आपके आए, फिर आपके जब बच्चे होंगे, है ना, ज्यादा खुश मत हो जाओ, आपके बच्चे होंगे, उनके भी बच्चे, ये सारी चीजें चलता रहेगा। तो यही है वंशागत। आनुवांशिक लक्षण क्या होते हैं? ऐसे लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते रहते, संचरित होते रहते, आनुवांशिक लक्षण कहलाते हैं, है ना। जनन क्या होता है? आप समझ ही रहे हैं कि अपने समान संतान उत्पन्न कर देना जनन कहलाता है ना। वंशागति, ये सारी चीजें कहां पर होती हैं? तो आपने देखा है जनन दो प्रकार से होता है, एक होता है लैंगिक और एक होता है अलैंगिक। ये 10th में है, यहां पर बताए दे रहा हूं, ठीक है। देखो, अलैंगिक में केवल एक जनक की आवश्यकता होगी। जैसे ये एक जनक है अमीबा, ठीक है, ये यहां पे इसका डीएनए है, सिर्फ एक डीएनए है, सिंगल डीएनए, ठीक है। अमीबा है, अमीबा के अंदर अलैंगिक जनन होता है। कौन सा जनन? अलैंगिक जनन। तो अब समझना, देखो, अब अमीबा एक अमीबा से दो अमीबा बने। सबसे पहले कोशिका द्रव्य विभाजित हुआ, फिर केंद्रक विभाजित हुआ।
तो जब ये दो अमीबा बने तो इसका आधा डीएनए इस अमीबा के अंदर आया, आधा डीएनए, और आधा डीएनए इस अमीबा के अंदर आया। समझना, आधा डीएनए इसके अंदर, आधा डीएनए इसके अंदर, यानी कि समझ लो जैसे ये ब्लैक कलर का डीएनए था। कैसा था? ब्लैक कलर का डीएनए था। आधा डीएनए इसमें, आधा डीएनए इसमें। तो क्या ये बताओ, जब डीएनए में लिखा हुआ है कि अमीबा को ऐसे ही बनना है, तो अमीबा बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही बन जाएगा, है ना? इसमें कोई क्या वेरिएशन आएगा क्या? ये वाले अमीबा से ये दोनों अमीबा अलग अलग दिखेंगे? आप बोलोगे नहीं, वही डीएनए से बने हैं, सेम दिखेंगे। ये कैसे दिखेंगे? तो ये सेम दिखेंगे। ठीक है, जब आपको पता चला सेम दिखेंगे, इसीलिए हम कहते हैं कि अलैंगिक जनन से जो संतानें उत्पन्न होती हैं उनको क्लोन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोन। क्लोन क्यों बोलते हैं? क्योंकि वह अपने जनक के बिल्कुल हूबहू होते हैं, बिल्कुल समान होते हैं। ठीक है, लेकिन मनुष्यों के अंदर लैंगिक जनन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। इसमें दो जनक, दो विपरीत जनक की आवश्यकता होगी। इसमें क्या होती है? इसमें दो विपरीत जनक की आवश्यकता होगी। ठीक है, नर व मादा। तो नर के अंदर शुक्राणु बना, ठीक है, मान लेते ये वाला डीएनए नर के अंदर है। मादा के अंदर अंडाणु बना, मादा के अंदर ये डीएनए है। ठीक है, ये दोनों डीएनए से बन करके जब एक बच्चा बना, एक कोशिका बनी, तो उस कोशिका के अंदर देखो ये ब्लैक वाला डीएनए भी है और ये ब्लू वाला डीएनए भी है ना? तो क्या ये बच्चा इन नर व मादा से भिन्न होगा कि नहीं? भिन्न मतलब होगा उसी जाति का, जैसे ये मानव है। ठीक है, तो होगा बच्चा, तो होगा मानव, लेकिन अपने जनक से भिन्न होगा। अपने जनक के एकदम हूबहू समान नहीं होगा कि बिल्कुल से मैच खा जाए। क्या आप अपने मदर और फादर से एकदम मैच खा जाते हो? एकदम मैच खा जाते हो? हैं? बोलोगे नहीं। तो एक दुई अगर तुम्हारे आसपास, तुम्हारे बोलोगे हाँ भैया जो गुड्डू है ना, गुड्डू मैच खा जाता है, गुड्डू बिल्कुल अपने पापा की तरह दिखता है। तो भाई एक दो अपवाद को छोड़ दो, अपवाद हर जगह मिल जाते हैं। बाकी उस तरह देखोगे, ठीक है, अपवाद को छोड़ करके आपको पता चलेगा कि भैया हम लोग मैच वैच नहीं खाते हैं, थोड़ा सा अलग रहते, थोड़ा सा अलग रहते, थोड़ा सा अलग। इसी तरह क्या होता है, अलग 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 होते होते एक नई जाति बन जाती है, एक नई स्पीसीज ही बन गई। नई स्पीसीज मतलब जैसे आपको पता है कि मानव का विकास कपी से हुआ है, बंदर से नहीं, कपी से, एप्स से। ठीक है, मानव का विकास कपी से हुआ है। कपी जैसे आप चिंपैंजी, गोरिल्ला, वरनगुटॉन, गुबॉन, ये कपी हुए। तो इन कपी से मानव का विकास हुआ है ना। एक कपी में परिवर्तन आता गया, मानव का विकास हो गया। अब अगर इस मानव के अंदर, ये सभी जो मानव है होमो सैपियंस सैपियंस, इस मानव के अंदर कोई ऐसा परिवर्तन आ जाए जो सभी मानव से भिन्न हो, और वो जो मानव बने, परिवर्तन होने के बाद जो मानव बने, जैसे एक मानव बन गया उसके अंदर पंख आ गए, ठीक है, अब उसी पंख वाले मानव बनने शुरू हो गए। वो मानव उड़ भी रहे थे, पंख बिल्कुल छोटा सा था, बिल्कुल फुर फुर करके उड़ रहे थे यहाँ वहाँ। लेकिन वो जो उड़ने वाले मानव हैं वो हम वाले मानव से जनन नहीं कर पा रहे हैं। जो उड़ने वाली मानव मादा है वो हम लोगों को, मतलब इसमें हम नहीं, मतलब जो नीचे जो बिना उड़ने वाली जो जाति है, मानव की जाति, इससे जनन यदि ना कर पाए तो समझ लेना एक नई जाति का निर्माण हो गया है। अगर उड़ रही है, जनन कर रही नीचे वाले से, तो नई जाति नहीं है। नई जाति वो होती है कि उसी जाति जब दूसरी जाति का निर्माण हो जाए और वो जाति पहले वाली जाति के साथ जनन ना कर पाए, बच्चे ना पैदा कर पाए, तो वो होती है एक नई स्पीसीज, है ना। जैसे मानव की स्पीसीज आप देखे होंगे, मंगोलियन पाए जाते हैं, है ना। और ये कौन से मानव हैं जो, जैसे मंगोली आप लोगों ने सुना ना, चाइनीज मंगोली, छोटे छोटे, है ना, मंगोली पाए जाते हैं। और निग्रो, निग्रो मानव पाए जाते हैं, निग्रो, है ना। तो इस तरह जैसे मानव आपका ये गोरे रंग वाला मानव पाया गया, ठीक है, ये सब मानव हैं तो सब होमो सैपियंस सैपियंस ही, लेकिन मानव में थोड़ा सा भिन्नताएं हैं। ठीक है, भिन्नताएं कैसी हैं? बाह्य कोशिकाओं में विभिन्नताएं हैं, जनन कोशिकाओं में नहीं, शारीरिक कोशिकाओं में विभिन्नताएं हैं। और वो ऐसी विभिन्नताएं हैं कि वो वंशागत हैं। ठीक है, वो जनन कोशिकाओं में ही ऐसे समझ लेते विभिन्नताएं हैं।
ठीक है। तो ये था वंशागति, है ना, यानी कि ये एक नर और मादा, ये नर था और ये मादा, इससे जो लक्षण थे, इससे लक्षण इसके बच्चे में गए, छोटे से चिंटू के अंदर आए। ठीक है, जो लक्षण इसको अपने माँ बाप से मिले हैं वो सभी लक्षण हैं अनुवांशिक। कैसे? अनुवांशिक। क्योंकि इसके फादर के अंदर शुक्राणु बन रहा था और इसके मादा के अंदर अंडाणु बन रहा था। ठीक है, अब देखो वेरिएशन, वेरिएशन विविधता, इसको विभिन्नता भी बोलते हैं। ठीक है, विभिन्नता। ठीक है, अब देखो विभिन्नता के विविधता क्या होती है कि लैंगिक जनन से, किससे? विभिन्नता उसी में आएगी जिसमें लैंगिक जनन होगा। एक बात को याद रखना कि जिसमें लैंगिक जनन हो रहा होगा उसी में विभिन्नता आएगी, अन्यथा आने वाली नहीं है। अगर सोच लो कि ये अमीबा के अंदर विभिन्नता आ जाए तो भैया कभी भिन्नता आ नहीं सकती। क्या है? कभी भिन्नता नहीं आ सकती है। किसमें आएगी? सिर्फ और सिर्फ लैंगिक जनन। तो लैंगिक जनन, ठीक है, करने वाले जनक, ठीक है, लैंगिक जनन करने वाले जनक से उत्पन्न संतान जनक से भिन्न, जनक से भिन्न होती है, जनक से भिन्न होती है। ठीक है, जनक से थोड़ा भिन्न होती है, यही वेरिएशन यानी कि विभिन्नता कहलाता है। ठीक है, जो लैंगिक जनन हो रहा है किसमें? समझो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, और जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है वो, ठीक है, तो जो बच्चा पैदा हो रहा है, अब जैसे आप ही बताओ, आप अपने मदर और फादर को एक तरफ रखो और इमेजिन करो कि क्या आप बिल्कुल हूबहू अपने मदर और फादर के समान दिख रहे हैं? आप बोलोगे नहीं। ठीक है, तो भिन्नता क्या होती है कि माता पिता की कोई दो संतानें, ठीक है, वो बिल्कुल आपस में भिन्न है और अपने जनक से भी भिन्न है, अपने मतलब अपने जनक से, माता पिता से भी भिन्न है। ठीक है, तो यही होता है विभिन्नता। ठीक है, बिल्कुल समान नहीं होते हैं, या हम ऐसे बोल सकते हैं कि लैंगिक जनन करने वाले जनक से उत्पन्न संतान जनक के या जनक से एकदम समान नहीं होते हैं, वो वेरिएशन, भिन्नता कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है? भिन्नता। जैसे आप हैं, ठीक है, जैसे आप कोई भी जैसे मान लेते, नहीं किसी का नाम नहीं लेते भैया है ना, जैसे मान लेते गुड्डू है ना, गुड्डू की शादी हुई बबली से। ठीक है, तो गुड्डू चचा बिल्कुल गोरा गारा दिख रहा था, अब बबली भी बिल्कुल हैंडसम थी, अच्छी लग रही थी। तो गुड्डू और बबली जब दोनों शादी हुई तो उनका बचवा पैदा हुआ चिंटू। कौन? चिंटू। तो गुड्डू बबली दोनों अलग दिख रहे थे, अलग अलग दिखेंगे ही, लेकिन जो चिंटुआ था वो बिल्कुल ही अलग दिखने लगा, है ना, था मानव, क्योंकि आधे गुण उसे बबलू चाचा से मिले थे और आधे गुण उसे आधे गुण उसे गुड्डू चाचा से मिले थे और आधे गुण उसे बबली चची से मिले थे। ठीक है, तो दोनों चचा और चची के जो लक्षण हैं वो गए किसमें? चिंटू में। ठीक है, जैसे आपके जो आप सभी लोग हैं ना, आपको लक्षण, आधे लक्षण आपके मदर से मिले हैं, आधे लक्षण आपके फादर से मिले हैं। इसीलिए आपको चिमटे और बेलन से आपकी मम्मी मारती हैं और जूता और चप्पल से और बेल्टों से आपके पापा मारते हैं। ठीक है, क्योंकि उन्होंने ही आपको लक्षण दिया है और कौन से लक्षण? अनुवांशिक लक्षण दिए हैं। और इतने खतरनाक लक्षण देने के बाद कोई उस व्यक्ति पर अपना हक ना दिखाए, वो तो खराब बात है। प्रकृति बुरा मान जाएगी, भगवान बुरा मान जाएगा, है ना। इसलिए मदर और फादर हमको बिल्कुल, मतलब सब लोग के मदर और फादर बिल्कुल अपनी संपत्ति मानते हैं कि बिल्कुल ये मेरी संपत्ति है, क्योंकि इसको मैंने आधा लक्षण दिया है। जहाँ नहीं उसको बजाते रहते हैं। पता लगी स्कूल के प्रिंसिपल फोन कर दी कि हेलो मिस्टर गुड्डू, कम इन कॉलेज एंड ज्वाइन द पीटीएम। तो गुड्डू आए और पीटीएम को ज्वाइन किए। बाद में पता चला क्लास का सबसे हरामखोर और नालायक बदतमीज बच्चा था गुड्डू का बेटा चिंटू। ठीक है, तब गुड्डू बिल्कुल हक दिखा करके उतार के वहीं क्लास पे जूता, पीटीएम मीटिंग में, ठीक है, उतार के जूता, ले चिंटू को जूता जूता बजा डाले, है ना।
बताइए, ये सब चीज़ चलती रहती है। क्यों क्यों बजाए? क्योंकि उन्होंने लक्षण दिए हैं, आधे लक्षण दिए हैं। अभी जब चिंटू पहुंचा घर, तो घर में थी उसकी अम्मा बबली। बबली से बताएं कि देख रही हो अपने बेटवा का है, स्कूल में नाक कटवाया है, घूमता है इधर उधर, पढ़ता वढ़ता नहीं है। बबली बोली हाँ पढ़ता नहीं है। बबली ने उठाई चिमटा, ले चिमटा ले चिमटा, चिंटू का बजा डाल। तो आधा चिंटू के पापा, आधा है ना। ऐसा आप लोग के साथ भी होता है है ना। अब देखो, अब मेन चीज आता है आनुवांशिकी, है ना। टॉपिक पे आते हैं, आनुवांशिकी, जेनेटिक्स। ठीक है, आनुवांशिकी क्या होते हैं? तो विज्ञान की वह शाखा, ठीक है, विज्ञान की वह शाखा जिसमें वंशागति और विविधता का अध्ययन किया जाता है। किसका? वंशागति और विविधता का अध्ययन किया जाता है, आनुवांशिकी कहलाती है। ठीक है, जेनेटिक्स कहलाती है। जेनेटिक्स शब्द का प्रयोग सबसे पहले बेटसन ने किया था। किसने? बेटसन ने किया था। और आनुवांशिकी के जनक किसे बोलते हैं? बहुत फेमस वैज्ञानिक है जर्मन के। ठीक है, किसे? ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है, जॉन चचा को, जॉन मेंडल चचा को, ठीक है, मेंडल बोल सकते हैं, मेंडल चचा को बोलते हैं आनुवांशिकी का जनक। पता है क्या हुआ था? मेंडल जब अपना प्रयोग किए, मेंडल की देखो, मेंडल कहानी तो हम लोग पढ़ेंगे ही, तो कहानी नहीं सुनते हैं अभी। आप लोग, मैं साइड हटता हूँ, इसको लिखो, फिर मैं इसको मिटाता हूँ, फिर हम लोग आगे पढ़ते हैं। ठीक है, नहीं तो मैं कहानी सुनाने लगूंगा तो फिर ज़्यादा हो जाएगा वो, है ना। अभी आगे सुनाएंगे धीरे धीरे, थोड़ा थोड़ा कहानी सुनाऊंगा मैं, ज़्यादा कहानी नहीं सुनाऊंगा, क्योंकि ये चैप्टर है थोड़ा सा खतरनाक। ठीक है, इसको मैं खतरनाक तरीके से तुमको समझाऊंगा, है ना, ताकि तुम्हें समझ में आ जाए पूरा। क्योंकि यार मैं तो गारंटी ले लेता हूँ, मैं वादा, मैं फालतू के जो है कमिटमेंट कर लेता हूँ ना। जैसे कमिटमेंट मेरा ही, मैं तुम्हें पूरा समझा दूंगा। भाई थोड़ा सा ये बड़ा कमिटमेंट हो गया, है ना। चलो देखते हैं मेंडल के वंशागति के नियम, है ना, मेंडल के वंशागति के नियम। देखो, जब मेंडल जीव विज्ञान में प्रयोग कर रहे थे, ठीक है, मेंडल का प्रयोग था 1856 से 1863। ठीक है, लगभग ये 7 साल मेंडल प्रयोग किए। मेंडल जीव विज्ञान में प्रयोग किए, लेकिन मेंडल जीव विज्ञान तो था ही, ठीक है, अनुवांशिक तो था ही, लेकिन उसमें मेंडल गणित भी जोड़ दिए, है ना, मैथमेटिक्स भी जोड़ दिए। जब मैथमेटिक्स ऐड किए तो लोग को, जब मेंडल का नियम आया तो लगा कि यार बायोलॉजी में मैथमेटिक्स ऐसे कैसे घुमा दिया, ऐसे कैसे घुमा दिया दोनों को। तो बोले ए मेंडल तुम गलत हो। क्या हो? तुम गलत हो। तो मेंडल को सब लोग गलत साबित कर दिए। ठीक है, फिर क्या हुआ? फिर मेंडल इस अपनी पुस्तक को वहीं के एक पत्रिका में उसको प्रकाशित करवा दिया था। जो भी उन्होंने लिखा था उसको प्रकाशित करवा दिया था। उसका नाम है नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, है ना। किसमें? तो नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी एक पत्रिका थी, उसमें मेंडल ने अपने नियम को, जो भी मेंडल ने अपना नियम निकाला था, उसको प्रकाशित करवाया। ठीक है, जब मेंडल मर गए, कब कब? तो जब मेंडल मरे उसके बाद, उसके कई सालों के बाद, लगभग 1900 में 3 वैज्ञानिक आते हैं, और वही 3 वैज्ञानिक देखते हैं कि यार ये जो हम प्रयोग कर रहे हैं ये तो पहले से हुआ है यार, ये चीजें सही हैं यार, ये सारी चीजें सही हैं। तब बताएं कि भैया जो मेंडल नियम दे गए थे ना तीनों, वो बिल्कुल सही थे, वो बिल्कुल सही हैं। फिर मेंडल को नोबेल प्राइज मिला। ठीक है, हम बोलोगे भैया मेंडल तो आए ही नहीं, तो मेंडल को नोबेल पुरस्कार कैसे दे दिए? तो मरने के बाद मेंडल को नोबेल पुरस्कार दिए। ठीक है, 1865 ईस्वी में मेंडल ने, 1863 तक ये खोज चली। ठीक है, मेंडल ने किस पर खोज किया? तो वो मटर के पौधे पर प्रयोग किया। ठीक है, इसका वैज्ञानिक नाम होता है पाइवम सैटाइवम। ठीक है,
ये कौन सी मटर थी? उद्यान मटर थी। ठीक है, तो 1965 में नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी अब ब्रून में उसको मेंडल ने प्रकाशित किया। मेंडल किस देश के निवासी थे? तो मेंडल जर्मन के ऑस्ट्रिया देश के, ठीक है, ब्रून नामक शहर में ये चर्च के अंदर ये पादरी थे। ठीक है, चर्च होते हैं वहां पे। तो मेंडल चर्च के अंदर पादरी थे और वहां पर विश्वविद्यालय में जाकर के मेंडल पढ़ाया भी करते थे। और वहां पर आकर के मेंडल मटर के पौधे पर प्रयोग भी किया करते थे। ठीक है, मेंडल ब्रून नामक शहर में रहते थे और सन 1866 में पादप संकरण के प्रयोग के नाम से सोसाइटी की पत्रिका में उन्होंने प्रयोग मतलब इसको प्रकाशित करवाया। 1865 में नियम मतलब लेकर 1865 में इस सभा में, जो पत्रिका की जो सभा थी उसमें रखा, और 1866 में, ठीक है, उसको प्रकाशित करवाया पादप संकरण के प्रयोग के नाम से। किसके? पादप संकरण के प्रयोग के नाम से मेंडल उस पत्रिका में अपने प्रयोग को क्या करवाएं? प्रकाशित करवा दिए, लोगों को बताएं। लेकिन उस समय और वैज्ञानिक प्रयोग कर रहे थे, तो इस मेंडल के नियम को ज्यादा प्रयोग, ज्यादा वैल्यू नहीं दी गई। मेंडल को बताया गया कि मेंडल भाई तुम ठीक है, तुमने जो किया ठीक है, लेकिन सही नहीं है, क्योंकि तुमने मैथमेटिक्स भी घुसाई है बायोलॉजी में, है ना। और आपको पता है बायोलॉजी जो लेता है ना, वो मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स भी पढ़ता है। ठीक है, तीनों का मिक्सचर है बायोलॉजी, है ना। तो मेंडल क्या है? मेंडल उद्यान मटर के पौधे में सन 1856 से 1863 तक मेंडल प्रयोग करते हैं। और फिर इन्होंने इसी वंशागति के आधार पर जीवों की वंशागति के नियम को मेंडल प्रतिपादित करते हैं। मेंडल इस नियम को देते हैं। ठीक है, एक मटर होती है उद्यान मटर, जिसको बोलते हैं पाइवम सटाइवम, और एक होती है जंगली मटर, जिसको बोलते हैं लेथाइरस ओडोरेटस। ठीक है, याद रखना, जंगली मटर पर मेंडल प्रयोग नहीं किए थे। किस पर? तो जंगली मटर पर मेंडल प्रयोग नहीं किए थे। किसमें किए थे? उद्यान मटर पर। तो इसका वैज्ञानिक नाम होता है लेथाइरस ओडोरेटस। ठीक है, लेथाइरस ओडोरेटस। अब क्या होता है? अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेंडल ने मटर का पौधा ही क्यों चुना? ठीक है, तो सबसे पहले मेंडल ने मटर का पौधा इसलिए चुना क्योंकि ये एक वर्षीय था। ठीक है, एक वर्ष में मेंडल मटर का पौधा एक वर्ष में उग जाता था, है ना। पौधे मतलब एक वर्षीय पौधा था ये। ठीक है, एक वर्षीय था, है ना, कम जगह लेता था। ठीक है, कोई ज्यादा जगह भी नहीं ले रहा था ये। और इसमें विपर्यासी लक्षण, ठीक है, विपर्यासी लक्षण भी देखने को मिलते थे, जैसे लाल मटर, ठीक है, हरी मटर। ठीक है, यानी कि इसमें विपरीत लक्षण, विपर्यासी मतलब विपरीत लक्षण भी देखने को मिलते थे। ठीक है, इसमें पर परागण की क्रिया भी हो रही थी मटर के अंदर। ठीक है, पर परागण मतलब दूसरों से परागण, और इसके अंदर स्वपरागण भी हो रहा था। ठीक है, तो मेंडल पर परागण भी करा रहे थे और स्वपरागण भी करा रहे थे। मेंडल ने काफी होशियारी से ही मटर का पौधा चुना, क्योंकि इस मटर के पौधे को बगीचे में भी उगाया जा सकता था, है ना। कम जगह मतलब कि इस हासिल को देखना कैसे लिखता हूं, बगीचे, है ना। तो एक वर्षीय पौधा था और इस पौधे को, मटर को उद्यान, ठीक है, यानी कि बगीचे में भी आसानी से उगाया जा सकता था। ठीक है, विपरीत लक्षण वाले ये पौधे थे ही, तो इसलिए मेंडल ने डन किया। मेंडल से पूछा गया मेंडल किस पर प्रयोग करोगे? तो मेंडल सब पौधों को ढूंढने के बाद मेंडल डन किए कि देखो भाई, मैं जो अपना समझो मैं मेंडल हूं, है ना, मैं मेंडल बोल रहा हूं कि
मैं अपना प्रयोग मटर यानी कि पाइजम सटाइवम पर ही अपना प्रयोग करूंगा और मरने के बाद मुझे आनुवांशिकी का जनक के रूप में जाना जाएगा और मुझे नोबेल पुरस्कार भी दिया जाएगा। अब मैं बायो अमन हो गया, अभी तक मेंडल था। ठीक है, चलो, तो ये सारी चीजें थी मेंडल के नियम में। ठीक है, मेंडल का नियम ऐसे था। अब देखो, मेंडल का 3 नियम है। ठीक है, एक जीन की वंशागति और 2 जीन की वंशागति। मेंडल का बड़ा खतरनाक नियम था, है ना। बहुत ही ज्यादा। देखो, एक जीन की वंशागति, यदि हम मेंडल के पहले वाले नियम की तरफ चलें, एक जीन की वंशागति। ठीक है, तो एक जीन की वंशागति में मेंडल 2 नियम देते हैं। पहला, मेंडल का जो प्रभाविता का नियम है वो है, ठीक है, और दूसरा पृथक्करण का नियम। ठीक है, एक जीन की वंशागति यानी कि इसको बोलते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, तो एक चीज और होता है कि मेंडल के नियम को पढ़ने से पहले हमें कुछ टर्म जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि मेंडल उन्हीं टर्म का उपयोग अपने प्रयोग में करते हैं। जैसे कारक, है ना, जीन। मेंडल बताएं कि जीन हमेशा जोड़े में होते हैं। ठीक है, जैसे लंबे का जीन होता है कैपिटल टी। ठीक है, तो जीन है कैपिटल टी, लेकिन जीन रहेगा हमेशा जोड़े में। कैसे? कैपिटल टी रहेगा। ठीक है, जैसे लाल, तो लाल रंग का जो जीन है उसको बोलते हैं कैपिटल आर। ठीक है, लेकिन वो जोड़े में रहेगा, कैपिटल आर। ये राइट है। अगर कैपिटल आर लिखोगे ना तो ये रॉन्ग है। ठीक है, कैपिटल टी राइट है। ठीक है, सबसे पहला वर्ड अगर यदि समझेंगे तो सबसे पहला वर्ड समझो संकर। हाइब्रिड क्या होता है? ठीक है, तो आप लोग सभी लोग हेडिंग बनाइए संकर, और मैं इसका डिफिनीशन बताता हूं, फिर इसको आप लोग लिखिए, क्योंकि मैं यहां पर अब नहीं लिखूंगा। संकर क्या होता है? जब तुलनात्मक लक्षण वाले, ठीक है, लक्षण आपस में तुलना हो रही है। ठीक है, कि जब तुलनात्मक लक्षण वाले नर और मादा के बीच निषेचन कराया जाता है। समझो कि जब तुलनात्मक लक्षण वाले नर और मादा के बीच निषेचन कराया जाता है तो प्राप्त संतानें संकर होंगी। ठीक है, तो क्या होंगी? प्राप्त संतानें, तो उनसे उत्पन्न संतानों को संकर कहते हैं। जैसे तुलनात्मक लक्षण क्या है? जैसे नर है, ठीक है, हमने लिया नर पौधा है हमारा, तुलना हमने लिया जैसे क्या लिया? लंबा वाला पौधा लिया नर, कैपिटल टी। ठीक है, जीन लंबे का जीन कैपिटल टी होगा। उसका जो है निषेचन मादा के साथ हो रहा है। लक्षण कैसा है? तुलनात्मक है। अगर ये लंबा है तो ये कैसा होगा? ये बौना होगा, स्मॉल टी होगा। जब इन लक्षणों से प्रयोग करवाओगे और जो संतान बनेगी कैपिटल टी और स्मॉल टी, जिसमें लंबे का भी गुण हो और बौने का भी गुण हो, वो संतानें कैसी होंगी? वो सभी संतानें संकर होंगी, वो सभी संतानें हाइब्रिड होंगी। पहला लिख लिए हाइब्रिड। ठीक है, चलो मिटाओ इसको। मिटाओ, मैं पता है मैं बोल रहा हूं मिटाओ इसको, यहां पे मिटाने तो कोई है ही नहीं। ठीक है, सेकंड क्या है? एलील। ठीक है, क्या है? एलील। तो एलील क्या होता है? ठीक है, तो इसमें लिखो कि विपरीत लक्षणों वाले युग्मकों को एलील कहते हैं, है ना? क्या बोलते हैं? विपरीत लक्षण वाले
युग्मकों को एलील कहते हैं, है ना। विपरीत लक्षण क्या है, जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी, ये दोनों समान लक्षण नहीं है, ठीक है, विपरीत लक्षण है। समान लक्षण कौन से हैं, अगर बोल दे समान लक्षण, तो समान लक्षण है कैपिटल टी, ये है समान लक्षण। अगर समान लक्षणों वाले युग्मकों को हम बोलते हैं सम युग्मजी, ठीक है, और विपरीत लक्षणों वाले को हम एलील बोलते हैं, और इनको हम लोग विषम युग्मजी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको, हम विषम युग्मजी भी बोलते हैं, ठीक है। जैसे लंबा और बौना, अगर बीज को लिया जाए, है ना, बीज लिया जाए हम, तो विपरीत लक्षण क्या होगा, लंबा और बौना, कैपिटल टी और स्मॉल टी। अगर हम ये लंबा और बौना, अगर आकार, ठीक है, अगर पौधे की लंबाई लेंगे, ठीक है, आकार लेंगे, और अगर बीज लेंगे, ठीक है, बीज कैसा होगा, ठीक है, मटर के पौधे का बीज कैसा होगा, या तो गोल होगा, या तो झुर्रीदार होगा, या तो राउंड होगा, या फिर स्मॉल आर हो, कैपिटल आर स्मॉल आर, ये हो गया, ठीक है। अगर हम पुष्प का रंग ले लें, किसका, पुष्प का रंग, तो या तो वो लाल होगा, और उसका लाल का विपरीत क्या होता है, सफेद, ठीक है, लाल का विपरीत या हरा, ठीक है। आर, हम इसको आर, इसको जो भी है ना प्रदर्शित करेंगे, आर को हम लोग इससे प्रदर्शित कर दिए हैं, राउंड से, है ना, लाल जैसे एल से प्रदर्शित कर देते हैं, तो कैपिटल एल ये होगा, और इधर वाला स्मॉल एल होगा। अब एक चीज तुम्हें समझ नहीं आ रहा होगा कि भैया जैसे ये लंबा है, ठीक है, आपने बोला लंबा है, मैंने बोला हाँ, बोला इसको कैपिटल टी लिखे, मैंने बोला हाँ। अगर ये बौना है तो इसको शॉर्ट, टॉल मतलब लंबा होता है, शॉर्ट मतलब छोटा होता है, बौना होता है, तो यहाँ पे डबल एस लिखो, डबल एस नहीं लिखा जाता है। लंबा जैसे है कैपिटल टी, तो जस्ट इसका स्मॉल लेटर ही विपरीत लक्षण में लिख दिया जाता है, स्मॉल टी और स्मॉल टी, ठीक है। तो ये हमारा था सेकंड, एलील। एलील क्या होते हैं, तो विपरीत लक्षणों वाले युग्मकों को एलील बोलते हैं, ठीक है, मिटा दें इसको। चलिए, समयुग्मजी समझ गए, अगर युग्मक समान है तो समयुग्मजी, अगर युग्मक असमान है तो ये क्या हुए, ये विषम युग्मजी हुए। इसको सारी चीजों को नोट डाउन करते चलो अपने कॉपी पेन में, ठीक है, बार बार ये चीजें नहीं मिलेंगी। थर्ड है प्रभावी लक्षण। प्रभावी लक्षण क्या होता है, तो लिखिए, इसमें लिखिए कि विपरीत लक्षणों के संकरण से प्राप्त, क्या है कि विपरीत लक्षणों के संकरण से प्राप्त प्रथम पीढ़ी की संतति में प्रकट लक्षण प्रभावी तथा छिपा हुआ लक्षण अप्रभावी कहलाता है। प्रभावी लक्षण यानी कि ऐसा लक्षण जो अपना प्रभाव प्रकट करता है, क्या करता है, तो जो अपना प्रभाव प्रकट करता है, प्रभावी लक्षण। जैसे उदाहरण देखो, जैसे कैपिटल टी होता तो लंबा है ना, और स्मॉल टी होता तो बौना है, लेकिन जब इन दोनों के संकरण से जब बच्चा बनता है कैपिटल टी और स्मॉल टी, तो ये जो पौधा है ये होता लंबा है, ठीक है, क्या होता है, ये लंबा ही होता है, लेकिन इसके अंदर बौने का भी गुण है। क्या है, बौने का भी गुण है। तो जो लंबा ये पौधा हुआ किस कारण से हुआ, प्रभावी लक्षण के कारण से, क्योंकि प्रभावी लक्षण अपना प्रभाव दिखा रहा था। क्या कर रहा था, तो प्रभावी लक्षण अपना प्रभाव दिखा रहा था, जिस कारण से ये पौधा लंबा ही हुआ, बौना नहीं हुआ, और अगली पीढ़ी में ये बौना भी हो जाता है ना। तो ये लक्षण प्रभाव दिखा रहा था लंबा, लेकिन इस जगह पर बौने का भी गुण था, है ना, इस पौधे के अंदर बौने का भी गुण था, इसलिए जब इसके अंदर बौने का भी गुण था तो जो बौना है वो अप्रभावी लक्षण हुआ। यानी कि जो लक्षण अप्रभावी लक्षण, हेडिंग डाल के लिख लो कि ऐसा लक्षण जो अपना प्रभाव प्रकट नहीं कर पाता है वो अप्रभावी लक्षण कहलाता है। जैसे लंबा और बौना, जैसे यह गोल और झुर्रीदार, ठीक है, गोल और
झुर्रीदार, ठीक है। राउंड और झुर्रीदार, जो राउंड पौधा होता है, गोल होता है, वो गोल जो है वो प्रभावी लक्षण है, ठीक है, ये अपना प्रभाव दिखाता है हमेशा। और जो झुर्रीदार है वो अप्रभावी लक्षण है। जैसे गोरा और काला, तो गोरा रंग प्रभावी लक्षण है और काला रंग अप्रभावी लक्षण है, ठीक है, ये हुआ। इसके बाद देखिए एक संकर संकरण। अब हेडिंग डालिए दूसरी, है ना, ये टर्म है। मेंडल अभी जब F1 पीढ़ी कराएंगे ना तो उसमें केवल यही बोल देंगे कि ये प्रभावी है, ये अप्रभावी है। तो अगर ये टर्म आप नहीं समझे रहोगे तब आप नहीं बता पाओगे कि प्रभावी कौन है और अप्रभावी कौन है, ठीक है। अब समझते हैं एक संकर संकरण, जिसको बोलते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस। एक संकर संकरण क्या होता है, यानी कि विपरीत लक्षण वाले नर और मादा के मध्य केवल एक जोड़ा, ठीक है, विपरीत लक्षण वाले नर तथा मादा के मध्य केवल एक जोड़ा विपरीत लक्षणों के अध्ययन के लिए जब संकरण कराया जाता है ना, क्या है कि विपरीत लक्षणों वाले नर व मादा के मध्य केवल एक जोड़ा, ठीक है, केवल एक जोड़ा विपरीत लक्षणों, कैसा है, तो केवल एक ही जोड़ा विपरीत लक्षणों के अध्ययन के लिए केवल एक जोड़ा विपरीत लक्षणों के संकरण को, ठीक है, समझो इसको पहले फिर से। एक जोड़ा विपरीत लक्षणों के संकरण को ही एक संकर संकरण कहते हैं। जैसे देखो विपरीत लक्षण वाले नर और मादा, तो हमने लिया नर और हमने लिया मादा, हमने इसको बोला ये लंबा है और इसको हमने बोला ये बौना है। विपरीत लक्षण हुआ, लंबा बौना, विपरीत लक्षण। नर और मादा के मध्य केवल एक जोड़ा, क्या, केवल एक जोड़ा विपरीत लक्षणों के संकरण, ठीक है। ये कैपिटल टी है, एक जोड़ा है, एक जोड़ा। स्मॉल टी है, एक जोड़ा है। क्या है, ये दोनों केवल एक जोड़ा ही हैं। क्या है, एक जोड़ा ही है। जब एक जोड़ा विपरीत लक्षणों के बीच संकरण होता है, ठीक है, तो मध्य केवल एक जोड़ा विपरीत लक्षणों के बीच होने वाले संकरण को ही एक संकर संकरण कहते हैं। ये दोनों एक संकर संकरण है, ठीक है। अब इसमें द्विसंकर संकरण क्या है, हेडिंग डालो द्विसंकर संकरण, डाई हाइब्रिड क्रॉस। द्विसंकर संकरण में लिखो कि विपरीत लक्षणों वाले नर और मादा के मध्य केवल, या इसमें लिख दो विपरीत लक्षणों वाले नर और मादा के मध्य दो जोड़ा विपरीत लक्षणों के बीच संकरण कराया जाता है तो वो द्विसंकर संकरण होता है। जैसे जैसे ले लिया आपका गोल, ठीक है, गोल पहला लक्षण है नर का, ठीक है, गोल लिया, गोल का होता है राउंड, कैपिटल आर कैपिटल, और पीला का कैपिटल वाई। ये नर के दो लक्षण हुए, कौन से, ये एक जोड़ा विपरीत लक्षण है लेकिन यहां पर दो लक्षण है। और मादा की तरफ लिया, इसका विपरीत होगा, गोल है तो वो है झुर्रीदार, और पीला है तो इधर आएगा हरा, ठीक है, इसका होगा स्मॉल और स्मॉल वाई। तो ये दोनों विपरीत लक्षण है। कितने जोड़ी लक्षण है, दो जोड़ी, एक जोड़ी दो जोड़ी। लक्षण जीन हमेशा जोड़े में होते हैं, ठीक है, तो दो जोड़ी लक्षणों के बीच जब क्रॉस हुआ तो डाई हाइब्रिड क्रॉस हुआ, द्विसंकर संकरण हुआ। और इसी डाई हाइब्रिड क्रॉस पर, इसी द्विसंकर संकरण पर ही स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम आधारित है, ठीक है, यहीं पर स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का नियम आधारित है, ठीक है। और ये एक संकर संकरण प्रयोग पर मेंडल के दोनों नियम आधारित है, प्रभाविता और पृथक्करण, ठीक है, लॉ ऑफ डोमिनेंट एंड लॉ ऑफ सेरिएशन। अब मुझे लगता है कि आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे
मेंडल के नियम प्रभाविता पृथक्करण। यहाँ तक आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके हैं और मुझे ऐसा लग रहा है कि सच में आप लोगों को दिल से मज़ा आ रहा होगा पढ़ के। और अपना रिव्यू नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताएं। मैं इंतज़ार करता हूं आपके एक एक कमेंट का। तो ठीक है, फाइनली आज की क्लास यहीं तक। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि हमें बदला नहीं बदलाव चाहिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।